सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने दो केसेस आपने देखा। फर्स्ट था कि सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और सेकंड केस था आपका सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में दो केस थे, व्हेन सॉलिड्स आर सॉल्यूबल इन लिक्विड एंड व्हेन सॉलिड्स आर इनसॉल्यूबल इन लिक्विड। अब थर्ड केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। लिक्विड मिक्सचर है, अगर किसी मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन से प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी देखिए दो डिफरेंट केसेस बनेंगे, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सबल और सेकंड है व्हेन टू लिक्विड्स आर इमिक्सबल। मिक्सबल इमिक्सबल, आप जानते हैं कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपस में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें आप मिक्सबल बोलते हैं। जैसे आपका है विनेगर एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, ईथर एंड वाटर। तो ये सब कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो कि सोल्यूबल हैं, आपस में मिक्सबल हैं। इसके अलावा सेकंड केस है आपका इमिक्सबल लिक्विड्स। इमिक्सबल लिक्विड्स में ऑयल एंड वाटर आपका एग्जांपल है। ऑयल एंड वाटर ये इमिक्सबल लिक्विड का एग्जांपल है। तो अलग अलग केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सबल, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सबल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड आपको ये आप यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन मेथड, अगर मिक्सबल लिक्विड्स हैं इस केस में, वो है डिस्टिलेशन मेथड। अब डिस्टिलेशन मेथड, एक्चुअली डिस्टिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। डिस्टिलेशन मतलब होता है कि ये एवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों ही प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन है। और इसको हम जनरली बोलेंगे कि डिस्टिलेशन में हम करते क्या है, इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब या बॉइलिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन को डिफाइन देखिए कैसे कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में किस तरह से किया जा सकता है, उसको हीट करके, बॉयल करके। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग, और फर्दर फिर क्या करना पड़ेगा, फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स दस प्रोड्यूस बाय कूलिंग। अब हमें वेपर्स को कंडेंस करना पड़ेगा, और कंडेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो ये डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स दस प्रोड्यूस्ड बाय कूलिंग। डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो थोड़ा सा आप इसे समझिए कि जो भी जिस भी लिक्विड मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, उसमें जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। और यही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण, कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिनके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट डिफरेंस होगा, उस केस में आप डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप अगर एग्जांपल समझें, तो दो लिक्विड्स हैं आपके, एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ईज़िली बॉयल हो जाएगा। ठीक है, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा हीट करने पे, उसका बॉइलिंग, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी बॉयल होगा। जल्दी बॉयल होने का मतलब है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और फिर हम उसे कूल करके कंडेंस कर लेंगे और किसी सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो आपका जो कंटेनर है जिसमें आपने मिक्सचर को कंटेन किया हुआ है, उसमें वो लेफ़्ट ओवर हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है,
तो प्रोसीजर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल आप समझिए कि प्रिंसिपल, ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। और इसको देखिए दूसरी तरह से भी कह सकते हैं आप, दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट डिस्टिल्स ओवर फर्स्ट while the less volatile component distills over afterward। तो जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होगा वो पहले डिस्टिल होगा, मतलब पहले वेपराइज होकर के वो कंडेंस हो जाएगा, और जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होगा वो बाद में डिस्टिल होगा। तो मोर वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल, ये वर्ड आपको पीछे जब आप इवापोरेशन टेक्निक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपको मिला था कि वोलाटाइल सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट से सेपरेट करने के लिए हम इवापोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इवापोरेशन टेक्निक जब आप पढ़ रहे थे तो वोलाटाइल मतलब आप समझ रहे हैं, वोलाटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो ईजली वेपराइज हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लेस होता है, उन्हें आप वोलाटाइल कहेंगे। और जो नॉन वोलाटाइल मतलब जो ईजली, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जो ईजली वेपराइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जो मोर वोलाटाइल लिक्विड होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, जो ईजली वेपराइज हो जाते हैं, वो पहले डिस्टिल हो जाएगा। और जो लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और वो बाद में डिस्टिल होगा। ठीक है। Thus, the separation of the mixture into individual components can be achieved at their respective boiling point। तो मिक्सचर के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो हमें कब ऑब्टेन होंगे, कब जो है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मिक्सचर से सेपरेट होंगे, एट दियर रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइज होता है। ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर, टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, टू सेपरेट ईथर एंड टॉल्यून। यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल लिखा है टू ऑब्टेन ए प्योर वाटर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। तो देखिए आप थोड़ा सा और इसको समझिए कि डिस्टिलेशन मेथड को आप लिक्विड मिक्सचर के केस में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सिबल, उस केस में तो आप इसे अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ साथ आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के केस में भी डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन सॉलिड इज सोल्यूबल इन लिक्विड, उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर आपको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के या मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों ही कंपोनेंट्स आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको ऑब्टेन करना है, तो उस केस में फिर आप डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन मेथड में आप जानते हैं कि जो आपका लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो वेपराइज हो जाता है, और वेपर जो है वो एस्केप हो जाती हैं। आपका केवल सॉलिड कंपोनेंट ही बचता है। लेकिन यहाँ डिस्टिलेशन के केस में आप दोनों ही कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी आप जानते रहिए कि डिस्टिलेशन मेथड को आप लिक्विड मिक्सचर के केस में तो आप इसे यूज़ कर ही रहे हैं, इवन टू लिक्विड्स आर मिक्सिबल। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन देखिए, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग डिस्टिलेशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन के फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। तो ये आपको वहाँ पे इवापोरेशन जब टेक्निक आप पढ़ रहे थे, जब आपने टॉपिक पढ़ा कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर टेक्निक दैन इवापोरेशन, तो उस केस में भी आपने इस वहाँ पे ड्रॉबैक देखी थी इवापोरेशन की, कि इवापोरेशन में क्या होता है कि हमें मिक्सचर को हीट करना पड़ता है अप टू ड्राइनेस, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनको ज़्यादा हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तब फिर उस केस में हम डिस्टिलेशन मेथड या इवापोरेशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाएगा, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे। तो जब हमको ओरिजिनल सब्सटेंस मिलेगा ही नहीं,
तो आप फिर ये मेथड इसका मतलब बेटर नहीं होगा, ये मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि कंपोनेंट जो है वो डिकम्पोज नहीं होने चाहिए, हीट करने पे कंपोनेंट्स का डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपका कंडीशन है कि हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। आप इसको ये समझिए कि जो दो कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन का डिफरेंस होना, इतना या इससे ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे लेस डिफरेंस है तब हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्टिलेशन मेथड है। अब इसका प्रोसीजर आप थोड़ा सा देख लीजिए, और कैसे ऑपरेटर्स, इसमें क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। डायग्राम देखिए, आप डायग्राम की हेल्प से आप इसके प्रोसीजर को समझिए। डिस्टिलेशन मेथड में ये आपका ऑपरेटर ऐसे यूज़ होता है। और ये आपका देखिए, ये जो आप फ्लास्क देख रहे हैं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। और इसमें हम मिक्सचर को, या इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं, जिसमें हम डिस्टिलेशन कंडक्ट कराएंगे, ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क। और इसमें आपने मिक्सचर को आप फिल कर लेंगे। और ये देखिए, इसको हमने एक क्लैंप की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया है, और इसके नीचे अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको प्लेस करके, और इसके ऊपर वायर गाज देखिए रखा हुआ है, वायर गाज ट्राइपॉड स्टैंड है, और नीचे बर्नर लगा हुआ है। और बर्नर की हेल्प से हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे। और यहाँ पे इसके माउथ को कॉर्क से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे एक थर्मामीटर को भी लगा दिया गया है। थर्मामीटर की हेल्प से हम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नोट कर सकते हैं। और फिर इसी फ्लास्क से एक ओपनिंग बनाई गई है, जो कि आपकी आगे कंडेंसर से कनेक्टेड है। और फिर इसकी जो अदर एंड है, वहाँ पे एक कंटेनर रख दिया गया है, सेपरेट कंटेनर रखा हुआ है, जहाँ पे हम वेपर्स को कंडेंस करके अलग से कलेक्ट करेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर का डिस्टिलेशन एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि कॉमन सॉल्ट और वाटर को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, दोनों ही कंपोनेंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब आप इस मिक्सचर को आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका राइज़ होता जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा, आप देखेंगे कि अब वाटर जो है ये वेपराइज होने लगेगा। और जो वाटर के वेपर्स हैं, ये वेपर्स इसके थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू, ये कंडेंसर के थ्रू पास करेंगी। और ये कंडेंसर है, कंडेंसर देखिए लीविक कंडेंसर लिखा हुआ है, नेम है। नॉर्मल आप कंडेंसर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ओपनिंग्स हैं, एक को बोलते हैं वाटर इन और दूसरे को बोलते हैं वाटर आउट, ठीक है। मतलब एक ओपनिंग से क्या होता है, वाटर की सप्लाई की जाती है, और दूसरे ओपनिंग से वाटर जो है ये बाहर निकलता है। तो आप कोल्ड वाटर की सप्लाई करते हैं, और ये कोल्ड वाटर जो है वेपर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हॉट हो जाता है, और हॉट वाटर इस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स हैं, एक में वाटर इन वाटर आउट, ठीक है। और जब अल्टीमेटली वेपर्स आपकी कंडेंस हो जाती हैं, फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आप उस लिक्विड को एक सेपरेट कंटेनर में वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, और फाइनली आपको इस कंटेनर में क्या दिख रहा है, प्योर वाटर, ठीक है। इसी तरह से आप, अगर ये तो सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल आपको लिया गया है, आप यहाँ पे किसी लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल ले सकते हैं। एसीटोन एंड वाटर का एग्जांपल आप ट्रीट कर सकते हैं, एसीटोन एंड वाटर। तो एसीटोन एंड वाटर में आप देखिए कि एसीटोन एंड वाटर के केस में देखिए, यहाँ पे ये दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट हैं। एसीटोन आपका ऑर्गेनिक लिक्विड है, आगे आप इन सब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आप देखिए समझिए, एक तरह का ये लिक्विड है, और वाटर तो आप जान ही रहे हैं लिक्विड है। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं कि एक सफिशिएंट डिफरेंस है। और क्योंकि एसीटोन जो है आपका ये मोर वोलाटाइल है, ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा, इजली वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है।
और वाटर जो है ये एसीटोन के कंपैरिजन में ये लेस वोलेटाइल है। तो आप इस तरह के लिक्विड को आप डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, सेम ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। अब यहाँ पे आप जो है इस एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे और इसे हीट करेंगे। तो हीट करेंगे जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा तो एसीटोन के वेपर्स फॉर्म होंगे, एसीटोन के वेपर्स फॉर्म होंगे और यहाँ आप इसे वेपर जो है राइज करके इसके थ्रू, जब कंडेंसर के थ्रू आप इसे पास कराएंगे, वेपर्स अल्टीमेटली कूल होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप प्योर एसीटोन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो वाटर है, वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क में बच जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर इन केस लिक्विड मिक्सचर में कोई इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं या कोई अदर लिक्विड प्रेजेंट है जो कि इस मिक्सचर को कंटामिनेट कर रहा है या आपके लिए वो किसी यूज़फुल कंपोनेंट नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जैसे 56 डिग्री, जैसे आप एसीटोन को तो कंडेंस कर ही लेंगे, एसीटोन को वेपराइज करके कंडेंस करेंगे, डिस्टिल करेंगे। इसके बाद फर्दर आप अपनी हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। हीटिंग को कंटिन्यू रखने से क्या होगा कि अब टेम्परेचर और राइज़ होगा और जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो अब वाटर भी क्या होने लगेगा, वेपराइज हो जाएगा, वाटर भी वेपराइज हो जाएगा और इसको भी हम अल्टीमेटली कंडेंस करके एक सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका एसीटोन और वाटर दोनों ही अलग अलग कंटेनर्स में आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होंगी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो आपके इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी हमने आपको पीछे बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं, अगर जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से अगर लेस होगा तो उस केस में फिर हम डिस्टिलेशन मेथड ना अप्लाई करके वहाँ पे हम एक और एडवांस मेथड अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे समझना है। सारा प्रोसेस लगभग सेम है, जो भी ऑपरेटर्स प्रोसीजर सेम है, जो भी ऑपरेटर्स आप यूज़ करते थे वो भी लगभग सिमिलर है। केवल एक यहाँ पे ऑपरेटर्स और हम यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो पहले आप ये समझिए कि ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस है, ऐसे लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, क्या उसमें क्या रीज़न है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ये आप कह सकते हैं कि जैसे अगर आप लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर रहे हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो पहले वेपराइज होगा और वो पहले कंडेंस होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में वेपराइज होकर के कंडेंस होगा। तो लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आपका कम है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं कि जो आपका सेकंड कंपोनेंट है, जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है, उस लिक्विड के पार्टिकल्स भी इतनी सफिशिएंट, कुछ पार्टिकल्स इतनी सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं कि जो दूसरा आपका कंपोनेंट है उसके भी कुछ पार्टिकल्स वो भी वेपराइज होने लगते हैं। ठीक है। तो जो आपको फाइनली जो लिक्विड मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता। ठीक है, 100% प्योर नहीं होता। तो प्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या ये श्योर करने के लिए कि हाँ जो हमें लिक्विड ऑब्टेन हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है वो 100% प्योर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिस्टिलेशन ना करके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और
अगर आपको ऑपरेटर्स याद आ रहा हो डिस्टिलेशन का, तो डिस्टिलेशन के केस में आपने क्या देखा था कि वहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क था और डिस्टिलेशन फ्लास्क से ही एक ओपनिंग आपकी थी जो कि कंडेंसर के थ्रू वो पास होती थी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में कि हम जो वेपर्स हैं उन वेपर्स को डायरेक्ट राइज हो करके कंडेंसर से पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, उन वेपर्स को डायरेक्टली हम राइज नहीं होने देते हैं, उन वेपर्स के पाथ में हम कुछ हर्डल क्रिएट कर देते हैं, कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं और ये वेपर जो है अब डायरेक्टली राइज हो करके कंडेंसर में ना पहुंच करके अब ये हर्डल्स के थ्रू, जैसे वो हर्डल्स का मतलब ये हो गया कि हम एक और डिवाइस यूज़ करते हैं, एक और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है क्या? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है। ठीक है, एक ग्लास की ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और इसमें ये दोनों इसमें ओपनिंग्स हैं, बोथ साइड्स में ओपनिंग्स हैं और इस ट्यूब में क्या फील्ड हैं? ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स मतलब ग्लास के, कांच के छोटे छोटे आपके पीसेस, या इसमें स्टोन्स हो सकते हैं, पोर्सलिन पीसेस हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ें आप इसमें इस ग्लास ट्यूब में आप फिल कर देते हैं और इसके एक एंड को, इस ग्लास ट्यूब के एक एंड को आप डिस्टिलेशन फ्लास्क में फिट कर देते हैं कॉर्क के थ्रू और दूसरे एंड को आप कॉर्क से क्लोज करके वहाँ पे थर्मामीटर, जैसे आपने पहले लगाया था थर्मामीटर, यहाँ पे आप इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही आपका एक ओपनिंग होता है जो कि कंडेंसर के से पास करता है। ठीक है, तो जो अब वेपर जो देखिए ऑपरेटर हम आपको पहले दिखाएं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, ये देखिए ये है आपका ऑपरेटस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आप ऐसे यूज़ करते हैं। तो देखिए ढेर सारी इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखिए एक ये ऑपरेटस आपको डिफरेंट दिख रहा है, यही आपका क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए छोटे छोटे ग्लास बीड्स या स्टोन के या पोर्सलिन के पीसेज जो हैं इसमें फिल्ड हैं। तो जब आप इसे हीट करते हैं, मिक्सचर को हीट करते हैं, तो जो वेपर्स राइज होती हैं, अब ये वेपर्स पहले आपने डिस्टिलेशन में क्या देखा था कि ये वेपर्स राइज होकर के यहीं से कंडेंसर यहाँ पे आपका फिट था, यहाँ पे अटैच था, लेकिन अब क्या है कंडेंसर को कहाँ अटैच किया गया है? इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। तो वेपर्स डायरेक्टली कंडेंसर के थ्रू ना पास हो करके ये वेपर्स अब पहले इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हो करके इन्हें पास करना पड़ेगा और इनके पाथ में अब क्या क्रिएट कर दिया गया है? रेजिस्टेंस, हर्डल क्रिएट कर दिया गया है, कुछ रुकावट बना दी गई है। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का पर्पस क्या है? देखिए इसका मेन पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए भी आता है, अलग से इसके क्वेश्चन आते हैं। द एक्चुअल पर्पस ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज टू प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। मतलब कि जो वेपर्स राइज हो रही हैं उन वेपर्स को एक सरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उन वेपर्स जो वेपर्स राइज कर रही हैं वो उन वेपर्स को एक सरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वेपर्स जो हैं वो बार बार लगातार वो कूल होकर के कंडेंस होते रहें, कूल होकर के कंडेंस होती रहें। तो जैसे जैसे वेपर्स, इसका मतलब समझिए कि जैसे जैसे वेपर्स राइज होंगी, जैसे जैसे वेपर्स राइज होंगी, अब हर एक स्टेज पे ये जो इसमें ग्लास बीड्स हैं या स्टोन्स हैं, ये इनके सरफेसेस के थ्रू इसको ऐसे पास होना पड़ेगा। तो लगातार ये जो ग्लास बीड्स हैं या ये स्टोन्स हैं, इनके सरफेसेस ये इन वेपर से एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे और वेपर्स हर एक स्टेज पे कूल होती रहेंगी, कूल होकर के कंडेंस होती रहेंगी। तो इससे होगा ये कि ऐसा लिक्विड जो कि आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो कि लेस वोलाटाइल है,
उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अल्टीमेटली कंडेंस हो करके फिर से इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में फॉल कर जाएंगे, गिर जाएंगे, और फाइनली आपको केवल मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलाटाइल लिक्विड है, उनकी वेपर जो है फाइनली वो राइज करने में वो राइज कर पाएंगी। ठीक है, और इस तरह से अब वेपर्स राइज हो करके कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे, और यहाँ पे हम उसे कंडेंस करके फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके अलग किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ नहीं करते हैं, अगर हम तो जो मोर वोलाटाइल लिक्विड है उसके पार्टिकल्स तो वेपराइज होंगे ही, साथ साथ जो लेस वोलाटाइल लिक्विड है उनके भी कुछ पार्टिकल्स ये भी वेपराइज हो जाते हैं, ये भी कंडेंस हो जाते हैं, तो जो यहाँ पे हमें लिक्विड मिलता है वो प्योर ना होता उस केस में। तो इस केस में क्या है, जब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन होता रहता है, तो अल्टीमेटली हमें केवल एक ही लिक्विड के, जो मोर वोलाटाइल लिक्विड है, केवल उसी के पार्टिकल्स फाइनली वो वेपराइज हो पाते हैं, फाइनली वेपराइज होकर के हमें ऑब्टेन होते हैं, और जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो फिर से कंडेंस होकर के इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में फॉल कर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग, ये दोनों ही आपको अलग से आप इसे मेंशन करेंगे और दोनों को आप याद करेंगे। ठीक है, अलग से क्वेश्चन इस पे एग्ज़ाम में आता है। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin or 25 degree Celsius. Fractional distillation involves repeated distillations and condensations. It is carried out using a fractionating column. Fractionating column consists of a long glass tube packed with glass beads. The actual purpose of the fractionating column is to provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. ठीक है, तो आपको बताया गया कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एक्चुअल पर्पस क्या है कि हम कूलिंग सरफेस एरिया को ग्लास बीड्स वगैरह फिल करके कूलिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, और जो वेपर्स हैं, असेंडिंग वेपर्स हैं, जो कि वेपर्स राइज हो रही हैं, ये उनको हर एक स्टेज पे क्या करता है, कंडेंस करता है, कूल करता है, और इस तरह से फाइनली हमें केवल सिंगल पार्टिकल जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है केवल उसी के पार्टिकल्स ही वेपराइज हो पाते हैं, और इस तरह से हमें प्योर लिक्विड ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैज़ बीन यूज्ड टू सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैज़ बीन यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल in petroleum industry into various useful fractions such as gasoline, kerosene oil, diesel oil, lubricating oil etc. आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल आपको ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम जिसे आप कहते हैं, वो डायरेक्टली आपके किसी यूज़ का नहीं होता, उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, गैसोलीन है, एलपीजी है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करने के लिए, इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, इसका एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज़ यूज टू सेपरेट गैसेज ऑफ द एयर। एयर भी आप जानते हैं, एयर क्या है, एयर भी ढेर सारे गैसेस का ये मिक्सचर है। ठीक है, और एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, एयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले हमें एयर को क्या करना पड़ता है, लिक्विफाई। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आगे हमने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इसे इजली समझ सकते हैं। आपके पास एयर है, एयर को पहले आप कंप्रेस करेंगे, कूल कंप्रेस करेंगे और फिर उसे, पीछे आपको याद आ रहा होगा जब आपने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने देखा था कि गैसेस को हम किस तरह से लिक्विफाई करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो वही केस यहाँ पे किया गया है, पहले गैस को, एयर को कंप्रेस करेंगे और उसे कूल करेंगे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वाटर, अगर इसमें एयर में वाटर वेपर्स होंगे तो वाटर वेपर सेपरेट हो जाएंगे एज आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर वेपर सेपरेट हो गए। अब फर्दर फिर आप इसे कंप्रेस करेंगे और अब फिर कूल करेंगे अप टू -78.5 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर पे जब आप इसे कूल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपोनेंट है अगर एयर में प्रेजेंट होता है तो वो अब सेपरेट हो जाएगा एज ड्राई आइस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट्स एज ड्राई आइस। आपको पीछे मिला है कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसेज स्टेट में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है एट -78.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए आपके, वाटर वेपर सेपरेट हो गया आइस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। फर्दर आप और कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे और टेम्परेचर को लोअर करेंगे -200 डिग्री सेल्सियस तक। इतना लोअर जब टेम्परेचर को इतना लो कर देंगे तो उस केस में देखिए क्या होगा, अब ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये गैसेस भी लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, ये गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। नोबल गैसेज एक्सेप्ट आर्गन गो आउट एज गैसेज, आर्गन के अलावा और जो अगर कुछ नोबल गैसेज अगर प्रेजेंट हैं तो वो स्केप हो जाएंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। तो ये तीन अल्टीमेटली आपको ये 3 कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए आप इसे, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है और अपने रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पे ये सारे गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। तो देखिए अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपके पास एक मिक्सचर यहाँ पे आपको ऑब्टेन होगा ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और तीनों ही लिक्विड स्टेट में है और इन तीनों ही कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरे मिक्सचर को आप हीट करेंगे तो पहले आपको फर्स्ट फ्रैक्शन किसका मिलेगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे मेंशन है -196 डिग्री सेल्सियस और 77 केल्विन, ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्टेन होगा, नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट आपका है आर्गन, -180 डिग्री से 86 डिग्री सेल्सियस और 87 केल्विन, ये आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है। और लास्ट फ्रैक्शन आपको किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस और 90 केल्विन। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से एयर को कंप्रेस करेंगे एट -200 डिग्री सेल्सियस तक, इतने सेल्सियस तक आप इसे एयर को कंप्रेस करके कूल करेंगे। ठीक है, फर्दर जब आपको ये मिक्सचर मिलेगा ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का, जो कि ये तीनों ही लिक्विड स्टेट में हैं, तो अब यहाँ पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे। अब इन तीनों ही, अब इस मिक्सचर को आप हीट करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स पे ये सारे कंपोनेंट्स आपको ऑब्टेन होते चले जाएंगे। पहला फ्रैक्शन आपको नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, पहला फ्रैक्शन नाइट्रोजन का होगा, लास्ट फ्रैक्शन ऑक्सीजन का होगा, मिडल फ्रैक्शन आर्गन का। ठीक है, तो इस तरह से आप एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए व्हेन 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल, तो इस केस में हम
टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्प से आप इमिसिबल लिक्विड्स को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। देखिए, द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फ़नल। तो अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं और अगर आप उन्हें मिक्स करेंगे और मिक्स करके अगर आप उसे कुछ देर के लिए आप उसे अलाउ करेंगे, छोड़ देंगे कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो दो लिक्विड्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में वो टू सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन दियर डेंसिटीज़। अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेंगे। आप समझ रहे हैं कि जैसे ऑयल एंड वाटर है, तो ऑयल की डेंसिटी वाटर से लेस है, तो टॉप लेयर ऑयल की होगी और जो बॉटम लेयर होगी वो वाटर की होगी। ठीक है, तो इस तरह से दो सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएंगे और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा। और फिर जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इन इमिसिबल लिक्विड्स को आप सेपरेटिंग फ़नल में पहले कलेक्ट करेंगे और कुछ देर के लिए आप उस मिक्सचर को छोड़ देंगे। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि अब ये जो मिक्सचर है ये टू सेपरेट लेयर्स में डिवाइड हो चुका है डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट लेयर है वो ऑयल की होगी, उसकी डेंसिटी वाटर से लेस है, वो फ्लोट करेगा वाटर पे, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑपरेटर्स आप समझिए कि किस तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ऑपरेटर्स क्या है, कैसे। इसमें एक देखिए टैप लगा होता है और उस टैप के थ्रू आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। डायग्राम आप देखिए तब आपको और क्लियर होगा। देखिए, ये है आपका सेपरेटिंग फ़नल में लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ़नल की तरह शेप है और ये यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसमें मिक्सचर को पोर करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्टॉप, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक। ठीक है, नॉर्मली आप इसको जैसे टैप होता है आपका, वैसे एक इसमें टैप लगा होता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। स्टॉप कॉक है ये। तो जब आप इसमें इस सेपरेटिंग फ़नल में जब मिक्सचर को आप कंटेन करेंगे और इसे अलाउ करेंगे, स्टैंड छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि ये दो लेयर फॉर्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये ऑयल की लेयर है और ये जो बॉटम लेयर है ये वाटर की लेयर है। तो जब आप इस स्टॉप कॉक को जब ओपन करेंगे, इस टैप को जब आप ओपन करेंगे, तो वाटर जो है इस टैप के थ्रू वाटर जो है ये पहले रन करेगा, वाटर इसके थ्रू फ्लो करेगा और आप एक कंटेनर में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे कि ऑयल का लेयर इस स्टॉप कॉक के पास आ जाएगा, वैसे ही आप स्टॉप कॉक को क्लोज़ कर देंगे, टैप को क्लोज़ कर देंगे और इस कंटेनर को रिमूव करके यहाँ पे दूसरा कंटेनर लेकर के आएंगे और उसमें ऑयल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही ईजिली आप टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फ़नल की हेल्प से आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल देखिए, ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द टू लिक्विड्स। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द टू लिक्विड्स। जो दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटीज़ भी डिफरेंट हैं और इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा और इस तरह से आप सेपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर, ईथर एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। तो ये बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म ये सब भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं। जैसे पीछे आपको एसीटोन मिला, अल्कोहल, ये सब ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं।
तो इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। बस आप अभी एग्जांपल याद रखेंगे कि ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल तो आपको याद ही है। इसके अलावा बेंजीन एंड वाटर, ईथर एंड वाटर, ये सब भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आपको क्वेश्चन ये मिक्सचर्स आपको प्रोवाइड किए रहते हैं और आपको ये बताना रहता है कि इनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो जब आपको एग्जांपल याद रहेगा तो आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आपको पढ़ना है वो है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम फॉर सिटीज़ और टाउन्स। ठीक है, जो सिटीज़ में या टाउन्स में जो वाटर की सप्लाई की जाती है उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी शहर या टाउन के आसपास अगर कोई लेक है, कोई रिवर है, तो जनरली वहाँ से वाटर को पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। तो आप देखिए मेनली इसमें 5 प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। द रिवर और लेक वाटर इज़ प्रोसेस्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आपका है सेडिमेंटेशन करते हैं, लोडिंग करते हैं। सेडिमेंटेशन करने से जो सैंड के कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लोडिंग से जो फाइन क्ले पार्टिकल्स हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करते हैं, अगर कोई इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ अगर आपकी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट हैं तो आप उसे फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप देखिए आपका है एरिएशन में क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें एरिएशन मेथड अप्लाई करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने के लिए एरिएशन किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो जाते हैं। इसके अलावा जर्म्स को या बैक्टीरियाज को किल करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप जो मेन स्टेप है वो है क्लोरीनेशन क्या है कि क्लोरीन आप जानते हैं कि ये यूज़ होता है क्लोरीन वाटर या ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वाटर में मिक्स किया जाता है। जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें किल करने के लिए क्लोरीनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्लोरीन की ये कैरेक्टरिस्टिक है क्लोरीन की। इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। आप क्लोरीन की अगर प्रॉपर्टी यूज़ आपको याद हो तो आपको वहाँ पे मिला है। तो मेनली ये 5 स्टेप्स आप यूज़ करते हैं: सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, एरिएशन, क्लोरीनेशन। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे भी मिक्सचर्स हैं हमारे पास जिन्हें सेपरेट करने के लिए हमें मोर देन 1 स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मोर देन 1 मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे मिक्सचर हैं जिनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा सेपरेशन मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम का एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसे आप ये प्रोसेस याद रखेंगे। तो ये टॉपिक ये फिनिश हो रहा है। अब इस चैप्टर में ये कंप्लीट हो रहा है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करिए, याद करिए। ओके।